हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? सभी को नमस्कार। एक बार फिर हमारे जेकेडी केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपको क्लास 12th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर समझाएंगे, जिसका नाम है जीवों में जनन। अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए अभी से अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छे अंक लाने हैं तो पूरी साल भर आपको एक ही स्पीड से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पाठ का नाम है जीवों में जनन। इससे पहले की वीडियो में हम आपको जनन के बारे में, जनकों के बारे में थोड़ा सा बता चुके हैं। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारे जो पाठ का नाम है बच्चों, जीवों में जनन, ठीक है। जनन का मतलब होता है, जनन का मतलब होता है कि सभी जीवों में अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, ठीक है। सभी जीवों में अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्योंकि जनन के द्वारा ही कोई भी जीव अपनी संतति को, अपने वंश को निरंतर प्रकृति के अंदर बनाए रखता है। यदि जनन की प्रक्रिया नहीं होगी तो कोई भी जीव और कोई भी जाति धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी? आपकी समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रकृति के अंदर जीव जनन करता है और जनन के बाद उसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। ये दोनों प्रक्रियाएं लगभग आपकी बराबर चलती हैं, ठीक है। तो जनन आपका दो प्रकार का हमने बताया था। पहला था आपका अलैंगिक जनन, पहला था आपका बच्चों अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन, इसको हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा था बच्चों आपका लैंगिक जनन। इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस तरीके से हमने जनन को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। अब हमने बताया कि लैंगिक जनन क्या होता है, यानी अलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम अलैंगिक जनन की परिभाषा पढ़ते हैं आपको। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन वह होता है जिसमें एक ही जीव अपने समान संततियों को जन्म दे सकता है, ठीक है। यानी एक ही जीव अपने समान संततियों को जन्म दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक ही जीव, यानी न तो इसके अंदर नर होगी ना क्या होगी? आपकी मादा होगी, है ना। अब यदि ऐसा होता है तो इसके अंदर युग्मकों का निर्माण नहीं होगा,
दूसरा है निषेचन नहीं होगा, ठीक है, निषेचन नहीं होगा, ठीक है। और इसके अंदर केवल समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। जब एक ही जीव अपने समान संततियों को बनाएगा तो उसके अंदर युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, निषेचन की क्रिया नहीं होगी और उसमें केवल समसूत्री विभाजन पाया जाएगा। इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं हम? जनक। ये अधिकतर आपका सूक्ष्म जीव जैसे एक कोशिकीय, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि में पाया जाता है, ठीक है। ये यानी अधिकतर जो अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, वो एक कोशिकीय जीवों के अंदर पाई जाती है। एक कोशिकीय जीवों में आपका अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, यूग्लिना होता है, जीवाणु होते हैं, ठीक है, इनमें पाई जाती है। अब अलैंगिक जनन को हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो अलैंगिक जनन को हम लगभग 7 वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर फर्स्ट आपका आएगा विखंडन। ये विखंडन भी आपका 2 प्रकार का होगा, एक होगा द्विविखंडन और दूसरा होगा आपका बहुविखंडन, ठीक है। नंबर फर्स्ट। नंबर 2 पर आपका होगा मुकुलन। नंबर 2 पर होगा बच्चों मुकुलन। मुकुलन होगा। इसके बाद गैम्यूल होगा। प्लाज्मोटेमी होगा। पुनरुद्भवन, भवन, कायिक जनन और लास्ट में आपका 7वां नंबर होगा आपका बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। इस तरीके से हम अलैंगिक जनन को 7 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि ये अधिकतर आपका सूक्ष्म जीवों के अंदर पाया जाता है। जनन के बाद, जनन के जो सेकंड स्टेप होता है, जन्म के बाद अगर किसी जीव ने जन्म के द्वारा क्या लिया, जनन के द्वारा जन्म लिया और जन्म के बाद उसकी जो अंतिम अवस्था होगी वो क्या होगी? आपकी मृत्यु होगी। इसके जो बीच का जो समय हमने दिया आपको, इसके जो बीच का समय, यहाँ से यहाँ तक का जो समय, वो आपका
जीवन अवधि बताया। जो अलग अलग जीवों की जीवन अवधि कैसी होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की जो जीवन अवधि होती है लगभग कितनी होती है, 70 वर्ष होती है। ठीक है, अगर मनुष्य की बात करें 70 वर्ष होती है। ठीक है, अगर हम मेषलाई की बात करें 1 डे होती है। ठीक है, यानी अलग अलग जीवों की जीवन अवधि कैसी होती है, आपकी अलग अलग होती है। अगर हम कौवा की बात करें तो लगभग 15 ईयर होती है। ठीक है, यानी अलग अलग जीवों की जो जीवन अवधि होती है वो कितनी होती है, आपकी अलग अलग होती है। तो जीवन अवधि हो गया। अब जन्म के बाद जब वो मृत्यु तक पहुंचता है तो यहाँ से पहुंचते समय उसको कुछ अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। यानी किसी जीव को जन्म के बाद मृत्यु तक पहुंचने में आपको 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। वो आपकी अवस्थाएं हैं, आपकी नंबर 1, पहली अवस्था आपकी जिसको हम किशोर अवस्था, ठीक है, पहले नंबर की जो अवस्था है आपकी, यानी ये दूसरे नंबर की मानी जाएगी आपकी। पहले नंबर की जो अवस्था है आपकी वो आपकी है आपकी शैशवावस्था। इसके दूसरे नंबर पर आएगी आपकी किशोरावस्था और तीसरे नंबर पर आएगी आपकी जीर्णतावस्था। ठीक है, यानी किसी भी प्राणी को अब से जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में अपने शैशवावस्था को, इस शैशवावस्था को हम पहली अवस्था में हम किशोर अवस्था को डाल सकते हैं, दूसरी को आपका परिपक्व अवस्था डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, परिपक्व अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था और आपका परिपक्व अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था जो होती है बच्चों, यानी जन्म के बाद की जो अवस्था होती है और परिपक्व अवस्था के पहले की जो अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में कोई भी जीव प्रजनन करने योग्य हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर आएगी आपकी परिपक्व प्रावस्था। इस प्रावस्था में कोई भी जीव जनन करके अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न कर सकता है या अपने ही समान नए जीवों को जन्म दे सकता है, वो परिपक्व। अंत में जो जीर्णतावस्था होती है, यानी इस अवस्था में किसी भी जीव के शरीर में धीरे धीरे करके उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कैसी होती जाती है, कम होती चली जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम इस उम्र में या 18-19 साल की उम्र में हम कुछ अच्छा वजन उठा सकते हैं, अच्छी दौड़ कर सकते हैं, लेकिन अगर 70 वर्ष की उम्र में जाकर के हम ये करेंगे तो ये काम हमसे होना संभव नहीं है। यानी होगी लेकिन उनकी प्रक्रिया कैसी होगी, धीमी होगी। तो धीरे धीरे करके शरीर की जो शक्ति कम होती चली जाएगी, शरीर में क्रमिक ह्रास होता चले जाएगा, उसको ही हम क्या कहते हैं, जीर्णतावस्था कहते हैं। और जीर्णतावस्था की अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं, हम मृत्यु की अवस्था कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब मृत्यु की अवस्था होगी तो यानी किसी भी व्यक्ति को जन्म के बाद इन 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। अब आपका मृत्यु, हमने बताया कि मृत्यु आपकी कितने प्रकार की होती है बच्चों, 2 प्रकार की मृत्यु होती है। यानी एक तो हमने क्या बताया था आपको, चिकित्सकीय, एक मृत्यु हमने क्या बताया, चिकित्सकीय, और दूसरा हमने बताया जैविक मृत्यु। ठीक है बच्चों, क्या बताया हमने, दूसरी आपकी जैविक मृत्यु बताया। ठीक है, दिख नहीं रहा, मैं इसको दोबारा से इधर लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यानी हमें चिकित्सकीय मृत्यु को, यानी मृत्यु को हमने कितने वर्गों में बांटा, 2 वर्गों में। ठीक है, कितने वर्गों में बांटा हमने, 2 वर्गों में। ठीक है, देखिए यहाँ
पहला और आपका दूसरा। पहली आपकी क्या होगी, चिकित्सकीय मृत्यु होगी, चिकित्सकीय मृत्यु। दूसरी होगी आपकी जैविक मृत्यु। ठीक है, चिकित्सकीय मृत्यु का मतलब क्या होता है, यदि हम कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाए या किसी कारणवश बीमारी के कारण कोई मर जाता है, तो जब हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर उसको उसकी नाड़ी को देख करके, नाड़ी गति रुक जाती है या हृदय की धड़कन रुक जाती है ना, सांस लेने की क्षमता रुक जाती है, सांस लेने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, तो इस अवस्था में डॉक्टर उस व्यक्ति को मृत क्या कर देता, घोषित कर देता है। तो इस प्रकार की मृत्यु को हम क्या कहते हैं, चिकित्सकीय मृत्यु कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की नाड़ी गति, हृदय गति और सांस गति रुक जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, चिकित्सकीय मृत्यु के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद जैविक मृत्यु होती है। ठीक है, तो चिकित्सकीय मृत्यु के बाद भी लगभग 24 घंटे तक शरीर की कुछ कोशिकाएं जीवित रहती हैं। उन कोशिकाओं को मृत्यु हो जाने की कोई अपन क्या कहते हैं, जैविक मृत्यु कहते हैं। ठीक है, जैसे हम पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम 24 घंटे के भीतर ही भीतर हो जाना चाहिए। अगर आपसे पूछें कि मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम की जो अवधि होती है वो 24 घंटे तक ही क्यों होती है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर उसके शरीर की कुछ कोशिकाएं क्या रहती हैं, जीवित रहती हैं। 24 घंटे के बाद शरीर की सारी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए व्यक्ति का पोस्टमार्टम 24 घंटे के अंदर ही करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद करेंगे तो पोस्टमार्टम के कोई भी मतलब यानी कोई भी हमारा इंपॉर्टेंट काम नहीं बन सकता है। ठीक है, तो जैविक मृत्यु का मतलब क्या हुआ, यानी सबसे अधिक समय तक जो मस्तिष्क की कोशिकाएं जीवित रहती हैं, सबसे अधिक समय तक ये कौन सी कोशिका जीवित रहती है, मस्तिष्क की कोशिकाएं जीवित रहती हैं। ठीक है, तो बच्चों आपका चिकित्सकीय मृत्यु क्या हो गया, आपका जैविक मृत्यु हो गया। ठीक है, अक्सर ये कहा जाता है कि जीवों का जन्म क्यों आवश्यक है, तो हमने पहले ही बताया था कि प्रत्येक जीव में अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है। ये प्रत्येक जीव का अनिवार्य और महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि यदि हम जन्म नहीं करेंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारा वंश, हमारी जाति धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, आपकी समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रकृति के अंदर दोनों प्रक्रियाएं जल्दी चलती हैं, एक मृत्यु चलती है, एक आपका जन्म चलता है। दोनों के संतुलन से हमें प्रकृति के अंदर ये नहीं पता चल पाता है कि व्यक्तियों की या जीवों की संख्या कम हो रही है या वृद्धि हो रही है, क्योंकि दोनों प्रक्रियाएं एक समान रूप से चलती हैं। ठीक है, तो जन्म के द्वारा जो बीमारी के कारण या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण व्यक्ति मर जाते हैं, उनकी क्षतिपूर्ति आपकी जन्म के द्वारा हो जाती है। इसलिए प्रत्येक जीव का अपने वंश को या जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करना अति आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, तो आज तक आपको यहीं तक आप अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अच्छा समझ में आया हो, धन्यवाद।